हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है घर पे सब? गाइस, इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं एसटी सॉल्यूशन एसएससी के लिए। ये वाली एसटी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल गई होगी, आई होप। अगर नहीं भी मिली है तो आप साथ साथ में सॉल्यूशन करिए, ट्राई करिए। क्वेश्चंस में साथ साथ में आंसर देने का ट्राई करिएगा मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। ओके गाइस, तो ये एसटी सॉल्यूशन एसएससी के लिए है। ऐसे ही और भी बैचेस के लिए एसटी के सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 76 नंबर पर होगा ये। आप लोग साथ साथ में एसटी लेकर के अगर करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड थॉरली। थॉरली का स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच है, ये ऐसे होना चाहिए था। थॉरली ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थॉरली। थॉरली का मतलब क्या होता है बच्चों? पूरी तरह से। तो टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड थॉरली का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत केयरफुली। थॉरली मतलब पूरा गहन उसके ऊपर विचार करना, गहन बिल्कुल एकदम सोचना उसके ऊपर। बच्चों चलिए एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है बच्चों, वो कैप का क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों। मेमोरियल शब्द मेमोरी से आया है, यानी ऐसी चीज़ें जो किसी की स्मृति में, किसी की याद में बनाई जाएं या याद में उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, उससे मेमोरियल कहते हैं। मेमोरियल को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? स्मारक। तो समथिंग दैट इज बिल्ट और समथिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी ऑफ समवन, तो मेमोरियल क्या हो जाएगा? स्मारक। ऐसे ही एपिटैफ क्या है बच्चों? तो एपिटैफ, ये जैसा पिक्चर में देख पा रहे हो, किसी की ग्रेव पर जो कब्र होती है उसके ऊपर स्टोन वगैरह लगाते हैं और उसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो जो लिखते हैं उसके बारे में बच्चों, उसी को एपिटैफ कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही बच्चों, एलेजी। एलेजी क्या होता है? शोक गीत होता है। मतलब सपोज इफ समबडी इज डेड, तो उसकी मेमोरी में कोई सॉन्ग, कोई पोएम लिखी जाए जिसमें उसको प्रेज किया जाए या उसके एक्शंस के बारे में बात किया जाए, तो उसे एलेजी कहते हैं। तो हमने देखा ये तीनों ही ऑप्शन किसी भी एंगल से इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है ये नहीं लग रहा है बच्चों। म्यूज का मतलब ही होता है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड थॉरली। म्यूज इज लाइक पॉन्डर। बच्चों म्यूज कहाँ से होगा कि ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक रिलीजन में बच्चों 9 गॉडेसेस होती थी जो आर्ट और साइंस की गॉडेसेस होती थी। आर्ट एंड साइंस के लिए थिंकिंग केयरफुली एंड थॉरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक जो ओल्ड रिलीजन है उसमें ये 9 जो है वो देवियां हुआ करती थी, साइंस और इसकी। इसके अलावा बच्चों म्यूज को किसी भी व्यक्ति की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी कहते हैं। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, किस चीज से, किस व्यक्ति से आपको प्रेरणा मिलती है। अगर आपको किसी से प्रेरणा मिलती है तो वो क्या हो जाएगा? आपका म्यूज हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर इज माई म्यूज, ऐसे लोग बोल सकते हैं जो लोग सचिन से इंस्पायर्ड हैं। ओके बच्चों, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ साथ में नोट्स और सभी लोग भैया लेते रहिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज एट होम इन 2 लैंग्वेजेस। अ पर्सन हु इज एट होम, तो पहले तो एट होम जो फ्रेज है इसको समझिए क्या है। तो बच्चों एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल होना। यानी जो एक आदमी एट होम, एट ईज है ना, वो कंफर्टेबल होना। ऐसा आदमी जो एक से अधिक भाषा में कंफर्टेबल हो, मतलब एक से अधिक भाषा में वो कम्युनिकेट कर सकता हो। स्कॉलर तो बच्चों कोई भी हो सकता है, जनरल कोई भी आदमी हो सकता है स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान होता है। जरूरी है नहीं जो विद्वान हो उसको कई सारी भाषाएं आती हो। अथॉरिटी, अगेन अथॉरिटी आता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, अथॉरिटी पावर के लिए भी आता है। स्पोक्स पर्सन वो होता है जो किसी के बिहाफ पर बोले। अक्सर आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन होते हैं। स्पोक्स पर्सन मतलब क्या होता है? जो उसके आधार पर किसी के उस बिहाफ पे किसी की ओर से बोले, जिसको हम प्रवक्ता भी कई बार कहते हैं। न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स में अक्सर आप लोग देखते होंगे लिखा होता है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये उसके प्रवक्ता है, मतलब वो उसके स्पोक्स पर्सन है। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप
पार्टी की ओर से बोलो, मतलब वो जो बोलेंगे वो सपोज किया जाता है कि वो पार्टी की थिंकिंग है। बच्चों बाई का मतलब दो होता है, लिंगुअल मतलब भाषा होता है, लैंग्वेजेस होता है। तो बाई लिंगुअल का मतलब क्या हो गया? जो दो भाषाओं में पारंगत हो। यही वो शब्द है जो इसको पूरे को एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों इसमें? डी। तो दोनों में हमने ये देखा डी ही था, फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी। आई होप आप सभी का सही हुआ होगा। साथ साथ में आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा बच्चों, मेरे आंसर बोलने से पहले। लास्ट में हम लोग मैच करेंगे कि किस स्टूडेंट के कितने सही हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का बेस पर बेस्ड है। लिखा हुआ डिवाउरिंग, डिवाउरिंग मतलब होता है खा जाना, ईटिंग। ठीक है, ईटिंग के लिए ही आता है डिवाउर करना। डिवाउरिंग ऑल फूड्स मतलब जो सभी तरह के खाने खाता हो। जरूरी है नहीं कि वो सिर्फ वेजिटेरियन खाए, जरूरी है नहीं कि वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन हो, या लेक्टो लैक्टो वेजिटेरियन हो। लैक्टो वेजिटेरियन कौन होते हैं बच्चों? जो इसका डेयरी प्रोडक्ट्स को तो यूज़ करते हो बट और चीज़ों को नहीं। ऐसे ही बच्चों जो प्योर वेजिटेरियन होता है उसको हम वीगन कहते हैं। मतलब वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाता है, ना वो एग्स खाता है, ना वो डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क वगैरह का यूज़ करता है, क्योंकि वो मानता है कि ये भी तो एनिमल से ही आते हैं। तो प्योर वेजिटेरियन जो होता है उसको वीगन कहते हैं। लेकिन डिवाउरिंग ऑल फूड मतलब जो सारी चीज़ें खाता हो, तो वो बच्चों क्या होता है? ऑमनीवोरस। देखिए वोरस में भी वॉर का रूट है। वोरस का मतलब होता है ईटिंग के लिए, और ओमनी का मतलब होता है ऑल बच्चों। ओमनी मतलब ऑल। ये ओमनी का रूट आप याद रखेंगे तो आपको और बहुत सारे शब्दों में इजी होगा, जैसे ओमनी पोटेंट। बच्चों पोटेंट का मतलब होता है पावर। ओमनी पोटेंट जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, जिसके पास बहुत सारी ताकत हो। ओमनी शियंट, शियंट बच्चों आया है साइंस से। ओमनीशियंट साइंस का मतलब होता है नॉलेज, जानकारी, विज्ञान, ज्ञान। ओमनीशियंट मतलब जिसको सब कुछ हो पता, सर्वज्ञ टाइप का। ओके बच्चों, इसी से आता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, ओमनी मतलब ऑल, तो यानी जो हर जगह विद्यमान हो, सर्व विद्यमान। तीनों हम कई बार किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं बच्चों? गॉड के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। तो ओमनी आपकी हेल्प करेगा इसमें, यही ऑप्शन सही है बच्चों। ओमनीवोरस का मतलब होता है सॉरी, जो हर तरह के खाने खाता हो। ठीक है, जैसे डॉग्स मीट भी खाते हैं और वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। ह्यूमन बींग्स को ही ले लो, हालांकि ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सिनारियो होता है। बच्चों कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? जो मीट खाते हो। मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस खाने से संबंधित ही नहीं है। मल्टी में देखिए ये क्या रूट मिल रहा है हमको? मल्टी, मल्टी मतलब अनेक, यानी अनेक प्रकार का, विविध प्रकार का, वेरियस टाइप्स ऑफ, कुछ भी हो सकता है। मल्टीफेरियस एक्टिविटीज हो सकती हैं। डेविलिश बच्चों, ये डेविल से है। डेविल का मतलब शैतान होता है, आप जानते हो। तो डेविलिश मतलब शैतान जैसा। किसी भी चीज़ में आप आई एस एच लगाते हो तो उसके जैसा हो जाता है। जैसे आपने कहा चाइल्डिश, तो चाइल्ड के जैसा। आप किसी के नेम के आगे भी लगा सकते हो, है ना। सचिन है तो सचिनिश, मतलब वो सचिन जैसा है। ठीक है, अभी आजकल यूज़ होता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं इसको। कोई बॉय है उसके अंदर गर्ली हैबिट्स है तो आप कह सकते हो गर्लिश। या कोई चीज़ है जो बहुत गर्लिश सा लगे, फ़ोन का कवर है, बैग का स्टाइल है, शूज़ वगैरह, आप कह सकते हो ये गर्लिश सा लग रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप इसमें क्लियर होगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है? अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। बच्चों एस टी जिन्होंने दिया है उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। ये उनके अलावा आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो एसएससी का, तो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज प्रैक्टिस। आई मीन नो मैटर हाउ मच you study, no matter how many lectures you attend, if you don't practice you will never get the feel of exam situation. So practice is important. तो ये नहीं सोचे कि मैंने तो एसटी दिया नहीं तो मेरे लिए ये प्रश्न नहीं जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। देखिए इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। चलिए बच्चों, अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। कॉन्कर का मतलब होता है जीत लेना, हरा देना, नष्ट कर देना। तो कॉन्कर का मतलब होता है जीतना। जो किसी जगह को जीत ले वो क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्करर। ठीक है, कॉन्करर, अलेक्जेंडर द कॉन्करर, है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। बच्चों रोबस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग। मस्कुलर सा, स्ट्रॉन्ग सा हो तो हम उसको कहते हैं रोबस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग।
ओके बच्चों, जायंट का मतलब होता है ह्यूज, बिग सा हो, राक्षसी एकदम। ह्यूज, जायंट मतलब बिग सा, ह्यूमंगस। इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब जिसको जीता ना जा सके। तो आप इसको ऐसे कर लो यार, ये वी आई एन लिखा, आप इसको ऐसे कर लो याद, याद करने के लिए। ऐसा होता नहीं है। इनविंसिबल मतलब, इनका रूट मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन में सिखाया था, इन नो के लिए आता है बच्चों। इनविंसिबल मतलब जिसको जीता ना जा सके। ओके गाइस, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा सभी का। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज इट्स गेटिंग टू रफ। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, और ये तो आपको पता है, चैंपियन मतलब जो विजेता हो, जो जीता हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? एक ऐसा आदमी जिसको जीता नहीं जा सकता, तो इनविंसिबल। ठीक है, याद रखने का टेक्निक मैंने आपको बताया, बस इसको थोड़ा सा ट्विक कर लीजिए और ये याद करने में आसानी होगा। इसको लिखिएगा नहीं, बी केयरफुल, ये लिखने वाली स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, लिखने में इसका यूज नहीं होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स की है एक्सरसाइज। ये सिंगल फिलर से, कई सारे एग्जाम्स में डबल फिलर्स आते हैं बच्चों। ये एसटी बड़ी मज़ेदार थी, लेवल इसका बहुत अच्छा था। ये तो नहीं मैं कहूँगा कि इट वाज वेरी हार्ड, बट हाँ, ये मीडियम लेवल के एसटी से भी अच्छी थी। इजी तो नहीं थी डेफिनेटली। सिविलाइजेशन इज लाइक अ प्लांट दैट ओज इट्स टू द लैंड ऑन विच इट ग्रोज। तो बच्चों देखिएगा, पहले समझिए इसमें इसके कीवर्ड ये देखिएगा। जहां पर ये ग्रो होता है, जिस जमीन पर ये ग्रो होता है, सिविलाइजेशन यानी हमारी जो सभ्यता है, वो एक पौधे के जैसी है जो अपने अस्तित्व को, जिसका अस्तित्व उस भूमि पर निर्भर करता है जहां पर वो ग्रो होती है। ग्रो होने की हो रही बात, इसका मतलब छोटे से आगे तक के होने की बात हो रही है, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस की बात हो रही होगी कि उसका अस्तित्व पूरा। ब्रांच से लैंड का कोई कनेक्शन नहीं है। मूवमेंट तो मतलब अगर वो सिविलाइजेशन इज लाइक ए प्लांट, अगर सिविलाइजेशन प्लांट है तो मूवमेंट तो ऐसे भी हट जाएगा। फ्लावरिंग अजीब है, फिर से फ्लावरिंग का लैंड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एग्जिस्टेंस। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न कल्चर इज अस टूवर्ड्स अ पाथ ऑफ वायलेंस। इसमें कहा गया कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमें हिंसा के रास्ते की ओर धकेल रही है, हिंसा की रास्ते की ओर ले जा रही है। एक्सपेरिमेंटिंग नहीं, इसमें ऑथर जो है वो श्योर है कि हमें ये वो ले जा रही। एडवांसिंग होता अगर ये होता कि वी आर एडवांसिंग, हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई हमें बढ़ा रहा है, तो ये एडवांस का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होना चाहिए? पुशिंग। एक थॉट पे आपको मिसलीडिंग भी लग सकता है कि हमें मिसलीड ही तो कर रही है क्योंकि हम लोग रॉन्ग पाथ पे जा रहे हैं। बट अगर अगर आपके पास एनफ रीडिंग प्रैक्टिस है बच्चों, तो डेफिनेटली ये फ्रेज आपको बहुत बार मिला होगा। रीडिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेक श्योर यू रीड अ लॉट। अगर रीडिंग प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद ब खुद इसमें हो जाएगा कि वेस्टर्न कल्चर इज पुशिंग अस टुवर्ड्स। इस जब कोई चीज़ इम्पोजिंग से होती है तो हम उसके लिए पुशिंग अस लगाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्पीड इज इन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस आफ्टर एन एक्सीडेंट। मतलब किसी भी एक्सीडेंट के बाद, आफ्टर एन एक्सीडेंट किसी भी एक्सीडेंट के बाद स्पीड। रेस्क्यू मतलब होता है बचाव। नहीं आता होगा साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है? सिर्फ वीडियो देखिए नहीं, वीडियो के साथ काम करिए बच्चों। बचाव एंड रिलीफ का मतलब राहत। एक्सक्यूज मी। तो बच्चों इसमें कहा गया कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद राहत और बचाव कार्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? स्पीड। तो यानी स्पीड अगर नहीं है, मान लो एक्सीडेंट हो गया और आपने धीरे धीरे काम किया, आप उसको हॉस्पिटल ले जाने में देरी कर रहे हो, तो क्या होगा? वो मर जाएगा या ऐसा कुछ डैमेज हो जाएगा। यानी कि स्पीड क्या है बच्चों? बहुत क्रूशियल होती है। क्रूशियल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑमनीपोटेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है इधर। स्पीड ऑमनीपोटेंट होती है, सर्वशक्तिमान होती है। अजीब सा लग रहा है, नहीं होगा। रिलीविंग, अगर आप स्पीड से काम करोगे तो रिलीविंग होगा, मतलब अच्छा लगेगा। अच्छा लगने की बात नहीं हो रही है यार, यहाँ पर तो क्रूशियल है कि यार स्पीड बहुत क्रूशियल है, यहाँ पर गलत होगा।
बच्चों इस शब्द में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है इसेंशियल है, बहुत जरूरी है, इसेंशियल से है, लेकिन इसका मीनिंग इसेंशियल से अलग होता है। ये शब्द जो लिखा हुआ है क्विंटेसेंशियल, इसका मतलब होता है सबसे अच्छा, द बेस्ट और द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे आपसे कोई कहे कि नॉन वायलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है, तो एम के गांधी, राइट। तो बच्चों द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट हो जो, ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, क्रूशियल, स्पीड इज क्रूशियल, स्पीड बहुत जरूरी है। द रेसेंट ऑफ एक्सीडेंट्स ओनली कंसर्न्स अबाउट हाउ सेफ द कंट्रीज रेल नेटवर्क इज। बोला कि जो रिसेंट मतलब जो अभी हालिया, जो भी हाल ही में अभी जो रिसेंटली हुए हों, जल्दी में ही हुए हों, द रिसेंट ऑफ एक्सीडेंट्स मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए होंगे, सॉरी गाइस। तो स्पर्ट जो होता है स्पर्ट का मतलब ही होता है एकदम से जो धार निकले, जो एकदम से खूब सारे एक साथ। तो ये हमारा सही अब तक ये बैठ रहा है फर्स्ट में। ये बच्चों डबल फिलर का क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो दो फिलर है। तो लिखा हुआ है द रिसेंट ऑफ एक्सीडेंट, तो सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स या केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऐसा कुछ मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से जेस्चर तो वैसे भी नहीं होगा, एक्सीडेंट कोई जेस्चर नहीं होता है। जेस्चर तो एक सॉर्ट ऑफ अच्छी चीज़ों के लिए लगाते हैं ना, ऐसा जेस्चर खराब चीज़ों के लिए भी आ सकता है, बट एक्सीडेंट के लिए जेस्चर लगाना इज नॉट राइट। एनॉर्मिटी हो सकता है क्योंकि एक्सीडेंट्स की एनॉर्मिटी होती है, मतलब उसकी जो गंभीरता है, ठीक है, बट इसमें सेकंड फिलर हो जाता है गलत, अभी देखते हैं उसको। बच्चों लिखा हुआ भी जो हालिया एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा कंसर्न उठ रहे हैं, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा चिंता उठ रही है। देश के रेल नेटवर्क की सेफ्टी को लेकर के लोग अब कंसर्न हैं कि यार क्या हमारे देश का रेल नेटवर्क सेफ है। तो री इन्फोर्सेस का मतलब जो चिंता थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। देखिएगा, फोर्स का मतलब होता है जोर देना, जोर लगाना, ताकत लगाना। री इन्फोर्स मतलब और उसको बल मिला है, लोग और सोचने पर मजबूर हो। तो आप खुद सोचिए, अगर रिसेंट बहुत जल्दी जल्दी कुछ एक्सीडेंट हुए होंगे तो लोगों का जो एक जो चिंता है वो और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस मामले में ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा था, हाईलाइट्स, लेकिन फेज नहीं होता है एक्सीडेंट्स का। एक्सीडेंट कोई फेज तो होता नहीं कि ये एक्सीडेंट का फेज हो रहा है। एक्सीडेंट समय से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, किसी को नहीं मालूम कब होगा। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। स्पर्ट, स्पर्ट का मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा, धार या एकदम से जो चीज़ें होने लगे, ठीक है, जैसे इस समय का सिचुएशन है कोविड-19, वेरी डेडली। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आते हैं सिनोनिम्स पर। बच्चों जो कोएर्स होता है इसको आप याद रखिए फोर्स से, स्पेलिंग्स मैच हो रही, आर सी लास्ट में इसमें भी आ रहा है, ओ यहाँ पर है। कोएर्स का मतलब होता है किसी को कोई कार्य करने के लिए फोर्स करना, लिखते रहिएगा, किसी को कोई कार्य करने के लिए फोर्स करना, जबरदस्ती कोई कार्य करवाना। बच्चों कंपेल का मतलब भी यही होता है किसी से कोई कार्य करवाना, कंपेल करना, उसको मजबूर करना कि वो काम करे। ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। टेम्प्ट का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना कुछ करने के लिए, इसमें फोर्स नहीं होता है। टेम्पटिंग ऐसी चीज़ें होती है जो आपको लालच दे, आपका मन हो कि आप ये करो, आपको लालच दे, लालच देकर टेम्पटेशन चॉकलेट होती है, खाने के लिए आप बिल्कुल एकदम जो है कदाई लालच में आ जाओगे। क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं प्रश्न, तो हो ही नहीं सकता। डिविएट का मतलब होता है अपने रास्ते से हटना, रास्ते से हटना, ठीक है, डिविएट करना मतलब हट जाना। चलिए बच्चों इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा है लिविड। बच्चों लिविड का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, वेरी वेरी एंग्री। कलर के लिए भी आता है, बट लिविड होना मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, वायलेंट हो जाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है, वेरी एंग्री। इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली, कोई आदमी हो जो बहुत प्रभावशाली हो, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो,
ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब जो जो लोगों पर इफेक्ट डाल सके। भाई आजकल क्या होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इतनी फॉलोइंग होती है कि अगर वो किसी चीज़ को मार्केट करेंगे, किसी चीज़ को बोलेंगे, तो बहुत सारे लोग उसको समझेंगे, तो वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहायता करने वाला। और प्रेस्टिजियस बच्चों होता है जिसका बहुत ज़्यादा इज्जत हो, कैरिंग, ऑनर और रेपुटेशन, बहुत ज़्यादा इज्जत हो, बहुत ज़्यादा शान हो उसकी, रेपुटेशन हो। कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी एंग्री। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर आते हैं। आई होप आप लोग आंसर दे रहे हो। कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा बच्चों, चेक करता रहूंगा कि आप लोग आंसर देते हो या नहीं देते हो। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बच्चों वेरी रूड, बहुत रूड सा, रेस्पेक्ट ना करने वाला। और ये इसके इसको कहते हैं कि बहुत कॉकी सा एटीट्यूड हो, कॉकी बोल्डनेस भी हो, लेकिन बोल्ड के लिए भी है, तो मतलब इतना रूड है कि कुछ भी तेज से डांट देना, चिल्ला देना ऐसे। तो इस ढंग से बोल्ड होना, बोल्ड होना हालांकि पॉजिटिव चीज़ होती है, बट इसमें क्या है, नेगेटिव सेंस में। बोल्ड मतलब साहसी होता है, बट इसमें नेगेटिव। भाई साहसी है, जैसे एक होता है ब्रेव, इंपॉर्टेंट है शब्द बच्चों, एग्जाम के लिए लिख लीजिएगा। ब्रेव, ब्रेव नहीं है तो बड़ा इजी है, तो आपको पता होगा ब्रेव के बाद जो मैं लिखने जा रहा हूँ। और एक होता है ब्रेजन, ये दोनों का मतलब हिम्मती होता है, साहसी होता है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए होता है? दुस्साहस कहते नहीं तुम्हारा, तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? तो दुस्साहस के लिए भी साहस तो चाहिए ना, क्यों? जैसे हम लोग वो बोलते हैं जोक में कि बदनामी के लिए भी तो नाम होना चाहिए, तो नामी तो हो, तब तभी तो बदनामी होगे। ठीक है बच्चों, तो ब्रेजन का मतलब क्या होता है? दुस्साहस, दुस्साहसी। ब्रेव का उल्टा है, तो ब्रेव होना अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ब्रेव आप गलत चीज़ों में हो जाओ तो उसको ब्रेजन कहते हैं, गलत चीज़ों में हिम्मत दिखाना। हम्म, ठीक है। तो इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो हिम्मती तो हो लेकिन गंदी चीज़ में, मतलब रूड हो ऐसा कुछ। तो इसका ये क्या हो जाएगा? मीक। मीक का मतलब बड़ा कमज़ोर सा, दुर्बल सा, दूसरे के सामने डरने वाला, डरपोक सा, है ना, ज़्यादा हिम्मत ना करे, हर चीज़ में हेजिटेट करे। कंफ्यूजिंग आपको पता है, डिस्गस्टिंग, जो आपको बहुत गंदा लगे कोई चीज़, ठीक है, छी टाइप में। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तो स्ट्रॉन्ग इसका ये हो सकता था क्लोजेस्ट वर्ड, लेकिन अपोजिट नहीं है ये। और हम एंटोनिम्स देख रहे हैं बच्चों, इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में भी स्पेशली। चलिए एंटोनिम्स फिर से देखते हैं। रिलक्टेंस बच्चों, रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी काम को ना करने का मन हो जब आपका, तो आप कहते हो रिलक्टेंट है, वो नहीं करना चाह रहे, हेजिटेंट, कंफ्यूज्ड, नॉट विलिंग टू डू समथिंग, कंफ्यूज्ड यानी, और इसका और तीन चार शब्द लिख लीजिएगा। अनविलिंग बच्चों, विल का मतलब इच्छा होती है, विलिंग का मतलब जिसका इच्छा हो कुछ करने का, अनविलिंग मतलब जिसकी इच्छा ना हो। पूरा वीडियो बच्चों लास्ट तक देखिएगा, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मेरा विश्वास मानो, लेक्चर्स आप कितने भी अटेंड कर लो, एग्ज़ाम आपका तभी निकलना शुरू होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। बच्चों रिलेक्टेंस का मतलब क्या होता है? अनविलिंग, जिस कुछ काम करने की इच्छा ना हो, या हेजिटेंट हो कि यार करूं या ना करूं। कॉन्फॉर्मिटी नहीं होगा, कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुरूप, किसी चीज़ के अनुसार, बिल्कुल समाज का जो स्टैंडर्ड है, जो लोगों की उम्मीद, उसके अनुसार कार्य करना बहुत अच्छा है। कॉन्फॉर्म मतलब साथ साथ में और एक ही फॉर्म में। कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार। विलिंगनेस से देखिए इसका जस्ट उल्टा मिल रहा है हमें, रिलक्टेंस यानी जो अनविलिंग होने की क्वालिटी है वो रिलक्टेंस कहलाती है। तो विलिंगनेस क्या हो जाएगी? किसी काम को करने की इच्छा। एश्योरेंस मतलब होता है किसी को एश्योर करना, ढांढस बंधाना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। चलिए लिखते रहिएगा बच्चों और आंसर देते रहिएगा। तो फेवरेट पार्ट आ गया, स्पॉटिंग द एरर, सबसे इजी होता है। देखते हैं बच्चों। सिंस द इंस्टीट्यूट इज स्टिल इन द प्लानिंग स्टेज, मतलब कह रहा है कि क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी भी प्लानिंग के स्टेज में है, अभी इंस्टीट्यूट खुला नहीं है, सिर्फ लोगों ने सोचा है कि हाँ कैसे खोलना है, क्या खोलना है, कैसे क्या करना है। द लोकेशन हैज़ येट नॉट फाइनलाइज्ड, मतलब अभी तक लोकेशन जो है वो फाइनलाइज नहीं की गई है। एक्सक्यूज मी गाइस, खांसी ऐसी आ रही है, कोविड का
टेस्ट कराना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हम्म, चलिए। द लोकेशन हैज़ येट नॉट फाइनलाइज, मतलब लोकेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं की गई है। बच्चों फाइनलाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जिनको नहीं समझ आ रहा है ट्रांजिटिव क्या होता है समझाता हूँ। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसा एक्शन जिसमें कोई डूअर होता है, वो एक्शन को करता है और ये एक्शन जो है वो किसी पर पास ऑन होता है जैसे जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी इसने कार्य को किया, कार्य हुआ और किसी पर पास हो गया। जैसे कि काटना, टू कट। अब अगर आप काट रहे हो किसी चीज़ को तो एक तो होना चाहिए जो आदमी काट रहा है, जैसे आप काट रहे हो, आप हो गए कौन, डूअर। दूसरा हो गया कि आप क्या काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो। तो ट्रांजिटिव वर्ब में डूअर बहुत जरूरी है। अगर डूअर नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उसमें से आप इसको ऐसे लिखो कि डूअर का यूज ही ना हो। जैसे आपने कहा कि कल एक पेड़ काटा गया, आपने इसमें कहीं नहीं बोला कि कौन काटा, लेकिन एक्शन तो हुआ और किसी न किसी ने काटा होगा। तो बच्चों यहाँ इन लोगों ने भी बोला कि लोकेशन हैज़ येट नॉट फाइनलाइज, मतलब लोकेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। यानी कि कुछ लोग हैं जो फाइनलाइज उसको करेंगे। तो जब आपको ऐसे लिखना होता है तो आपको यूज़ क्या करना पड़ता है, पैसिव। और पैसिव में आप हैज़ नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो, हैज़ बीन। और इसको आप ऐसे सीखो कि फाइनलाइज नहीं की गई है, तो हैज़ येट नॉट बीन फाइनलाइज्ड। या तो ऐसे होता कि नो वन हैज़ फाइनलाइज्ड द लोकेशन, तो नो वन तो आ गया ना, कोई ना कोई आ गया ना। तो इसका मतलब है डूअर जब नहीं है तो ये डेफिनेट है कि वो लिखा गया होगा कौन सी उसमें, पैसिव में। तो पैसिव इसका बनाइए आप। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ रीड करके ही आइडिया हो जाता है कि इसमें बीन होना चाहिए। वो स्टेटस, वो सिचुएशन, उस लेवल पर आप तब पहुंचोगे जब आपकी रीडिंग एक्सक्यूज मी, रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी बच्चों। अगर आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है इसका मतलब आप अभी उस स्टेज पर है ही नहीं हो। ओके, तो आप ऐसे ही जैसे मैंने समझा इस तरह समझने की कोशिश करो। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, सी में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉटिंग एरर का लिखते हैं, perhaps the government should look at the possibility of collaborating with foreign institutes so that a global outlook is provided। तो कहा गया कि शायद गवर्नमेंट को देखना चाहिए कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट कर ले। क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करेगा तो वो अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे, तो एक ग्लोबल मतलब वैश्विक एक जो है आउटलुक का मतलब नज़रिया मिलेगा, या आउटलुक मतलब वो जो है प्रोफाइल मिलेगा। क्योंकि भाई फॉरेन का आएगा तो मतलब अब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आ गए, वैश्विक आ गए। एक देश किसी दूसरे देश के साथ आया तो क्या हो गया वो, या किसी बाहर की कंपनी के साथ आया तो वो क्या हो गया, फॉरेन वो हो गया। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो सो दैट होता है उसके साथ हम मोस्टली जो है वो लगाते हैं मॉडल्स, जैसे कि मे या कैन लेकिन जब भी फ्यूचर की होती है बात तो आप चाहो तो सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये फ्यूचर की ही फ्यूचर की ही बात हो रही है। वो बोल रहे ना गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए ताकि कुछ ग्लोबल आउटलुक मिले। तो इसलिए इसका एरर बहुत सारे बच्चों को लग सकता है। बहुत सारे बच्चे इसमें सो दैट को देख करके मे लगा देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट इसमें कोई नीड नहीं है। दूसरी चीज़ बच्चों, द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ, मुझे जो लग रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एट द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलेबोरेशन होता तो बेटर होता। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, सेम चीज़, रीडिंग की प्रैक्टिस से आप चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हो, फ्रेजेस आपको समझ में आते हैं, आपको समझ में आता है यहाँ ये होना चाहिए था। बट इसमें भी कोई ग्रामेटिकल वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि कोलेबोरेटिंग ग्रामेटिकली किसी तरह से गलत है, जैसे कि हम लोगों ने मिसलीडिंग वाले क्वेश्चन में देखा था जो हमारा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था शायद। तो इसीलिए इसमें अगर मुझे लगाना ही होता तो बहुत ही रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस हेजिटेशन के साथ में मैं बी लगाता। अदरवाइज ये सेंटेंस फाइन है, एब्सोल्युटली फाइन है। ठीक है बच्चों, तो आपने अगर इसमें डी भी लगाया तो आई वोंट ब्लेम यू टू मच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, वाइल थिंग्स आर रैपिडली इंप्रूविंग ऑन एक्सेस एंड क्वांटिटेटिव इश्यूज, क्वालिटी हैज बीन केप्ट बैक ऑन द बर्नर। बच्चों ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस अगर आपको हो तो देखिएगा, टू कीप समथिंग ऑन द बैक बर्नर, बैक बर्नर
ये ऐसे होता है। तो इन्होंने बैक की पोजीशन से थोड़ा सा मिस किया है, बैक को यहाँ रखा है, जबकि बैक बर्नर पे होना चाहिए, यानी किसी चीज़ को पिछले चूल्हे पे रख देना। तो भाई आगे है जो चूल्हा, उस पर आप मेनली काम कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, बैक में रख दिया उठा करके, पीछे रख दिया, मतलब उस पर अभी आपका ध्यान नहीं है। सेंटेंस से लग भी रहा है, वो बोल रहा है कि चीज़ें तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही हैं एक्सेस और क्वांटिटी वाइज, लेकिन क्वालिटी के साथ अभी भी समझौता हो रहा है, क्वालिटी पर किसी का ध्यान नहीं गया है। तो टू कीप समथिंग ऑन द बैक बर्नर का मतलब होता है किसी चीज़ को फिलहाल के लिए उसको टाल देना, फिलहाल ध्यान ना देना, फिलहाल ध्यान ना देना, उधर ध्यान ना देना, ठीक है। अभी जैसा हम लोगों के यहाँ सिचुएशन चल रहा है ना, गवर्नमेंट इज बिजी इन इलेक्शंस एंड ऑल, पब्लिक का उसको कोई परवाह नहीं। तो अभी के लिए सेफ्टी क्या है, उसने बैक बर्नर पर डाल दिया, सारा स्कूल वगैरह सारा कर दिया बंद, इलेक्शन कराओ बस। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए, डोंट वांट टू बी टू पॉलिटिकल ओवर हियर। तो बच्चों लिखा हुआ लैंडलेस फैमिलीज विल बी इंडोर्ड फॉर, बच्चों एंडो का मतलब होता है प्रोवाइड करना। बोला जो लैंडलेस फैमिलीज मतलब जिन फैमिलीज के पास में ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन प्रोवाइड कराए जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एंडोड विद होता है, एंडो के साथ में हम हमेशा विद लगाते हैं। ये पूरा किसका है चैप्टर, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का है। अगर आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो एक वीडियो में, एक लेक्चर में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के ऊपर आपको जरूर दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए वेदर यू नीड दिस चैप्टर और नॉट। ओके गाइस, तो इसमें एंडो विद होना चाहिए, ये हो जाएगा। ये एंडो मतलब प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, और एंडो के साथ में क्या आता है बच्चों, विद आता है, किसी चीज़ को प्रोवाइड करना। इवन प्रोवाइड और सप्लाई के साथ भी विद ही आता है बच्चों, ठीक है। जैसे प्रोवाइड या सप्लाई के साथ भी क्या आता है बच्चों, विद आता है, इसके साथ भी क्या आता है, विद आता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया एडियम्स का बच्चों। टू कैच अ टार्टर मतलब होता है किसी डेंजरस आदमी को कैच करना, या ऐसे ऐसे आदमी से आपका एनकाउंटर हो जो अनप्लेजेंट हो, अच्छा ना लग रहा हो आपको, आप कंफर्टेबल वहाँ पर ना हो, अनप्लेजेंट हो, ठीक है। चलिए बच्चों, अनप्लेजेंट आदमी से मिलना, एनकाउंटर करना, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, बाकी ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, गलत है। नेक्स्ट, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लो क्या, हम्म, कि अच्छा लग रहा है, वाइट सही है, चेंज करता हूँ थोड़ा, लेट्स हैव सम फन है। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज ये फ्रेज तो ऐसे तो बहुत रेयरली मैंने देखा है, मैं हैव द ब्लूज या हैव द ब्लूज ऐसे करके होता है। एनीवे मीनिंग सेम ही होगा। इन द ब्लूज का मतलब होता है सैड होना, मेलंकली का मतलब भी आप लोग लिख लीजिएगा, सैड थॉट्स, लो स्पिरिटेड, जब स्पिरिट आपकी लो साउंड हो, डिप्रेस्ड, निराश, है ना, डिसअपॉइंटेड, डिमोटिवेटेड, बहुत सारा हो सकता है। बिहेव लाइक अ लॉर्ड नहीं होता है, ये क्यों दिया होगा, क्योंकि ब्लू जो है वो अक्सर रॉयल्टी के लिए भी आता है, ब्लू कलर का यूज़ होता है। बाकी बीइंग कलरफुल कैसे हो सकता है, हैविंग मैनी ब्लू थिंग्स, गॉड, ठीक है, वेरी फनी ऑप्शंस। चलिए, तो यार इन्होंने तो येलो कलर ही ले लिया है यार, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये करें ब्लू करें, ब्लूज पर आएगा, सही आ रहा है, ठीक है। द जुडिशरी एंड द इलेक्शन कमीशन आर द टू इंस्टीट्यूशंस अपॉन विच रेस्ट ऑल द होप ऑफ रेनिंग इन रूलिंग पॉलिटिशियंस। बच्चों जुडिशरी यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट्स और सिविल जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स, एंड इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग, ये दो ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे संस्थान हैं जो कंट्रोल रखते हैं रूलिंग पॉलिटिशियंस पे, यानी ये ना हो तो पॉलिटिशियंस मनमानी करने लगेंगे, तो ये इन दोनों पर जो है लीज कायम रखते हैं। बच्चों इसमें जो है, आप अगर आप देखो तो इसमें आप कह ये रहे हो कि पूरी उम्मीद जो है, ऑल द होप रेस्ट अपॉन देम,
पूरी होप इनके ऊपर आश्रित है, इन्हीं पे है होप कि भैया यही लोग जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पॉलिटिशियन है, जो सत्ता में है, जो पावर में है, उनके ऊपर कंट्रोल रखे। तो बच्चों ऑल द होप, होप क्या है, सिंगुलर है, देखते रहिएगा। ऑल द होप रेस्ट होगा या रेस्ट होगा? रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में हम ऐसे एस लगाते हैं नहीं लगाते हैं? सिंपल सोचो भैया। रोहन लाइक म्यूजिक होगा या लाइक्स म्यूजिक? रोहन लाइक्स म्यूजिक, आई होता तो लिखते लाइक म्यूजिक। तो पूरी पूरी होप, पूरी उम्मीद, या तो ऑल द होप्स होता तब तो ठीक था रेस्ट, वरना रेस्ट होगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है? ऑन विच रेस्ट्स, तो ये सही है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। लिखा हुआ है दिस इज अ क्राइंग शेम विच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन द आइदर साइड। बच्चों ऑन आइदर साइड होता है, दा नहीं लगाते यहाँ पर, सीधा लिखिए ऑन आइदर साइड। इस फ्रेज को बार बार पढ़िएगा। ऑन आइदर साइड मतलब दोनों तरफ, ऑन आइदर साइड मतलब एक तरफ और दूसरी तरफ, ऑन आइदर साइड मतलब दोनों तरफ। ठीक है, ये तो ऐसे देखते इससे ही हो गया ये वाला तो क्वेश्चन, पढ़ना भी नहीं पड़ा पूरा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्या हुआ है। एवरी एज एंड एवरी कंट्री हैज सीन एंड एडमायर्ड एक्सेप्शनल पीपल, यानी हर युग में, हर समय में, हर देश में एक्सेप्शनल मतलब जो बिल्कुल अलग लोग हों, अद्भुत लोग हों, उनको एडमायर, उनकी तारीफ की गई है। रिकॉग्नाइजिंग देम एज सेंट्स, उनको संत का दर्जा दिया गया है। इन द सेंस ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एवरेज ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो एवरेज ह्यूमन बीइंग से क्या है, अलग होते हैं, एवरेज ह्यूमन बीइंग से अलग है। ठीक है, इसलिए इन द सेंस ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होता है। बच्चों अगर आपका एसएससी का बैच नहीं, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश के अच्छे एग्जाम्स देने हैं तो हेल्प करेगा सभी में। तो इन द सेंस ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, इसमें बच्चों कोई एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रश्न है, तो क्या कोई ऑप्शन है जो इसको और बेहतर बना सकता है? तो इन द सेंस ऑफ बीइंग मच डिस्टिंक्ट, अच्छा काफ़ी अलग होते हैं जनरल ह्यूमन बीइंग से। जो लोग जिनको संत तक का स्टेटस मिल जाए बच्चों, वो काफ़ी अलग होंगे, सिर्फ अलग होते नहीं, काफ़ी अलग होते हैं। थोड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला ऑप्शन, नॉट बिकॉज इस सेंटेंस में कोई जो ये लिखा हुआ है इसमें कोई गलती है, इट्स टोटली फाइन, बट दिस ऑप्शन मेक्स इट इवन बेटर या मच बेटर। देखिए जैसे मेरे को लग रहा है कि मच लगा देने से थोड़ा और उसका जो है क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन है ये। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब समझते हैं बच्चों, जिसको आप लोग PQRS बोलते हो। इसकी ज़बरदस्त आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कभी ना चूकने वाली ट्रिक। तो क्या ट्रिक है बच्चों? दो चीज़ें सीखिए हमेशा। एक फॉर्मिंग द पेयर, एक दो सेंटेंस को वो करने की कोशिश कीजिए कि यार इसके बाद तो ये पक्का आएगा। जैसे आपने रीड करके आपको ये लग जाए कि यार बी के बाद तो डी ही आएगा, पक्का है। ठीक है, फॉर्मिंग द पेयर। और दूसरी ट्रिक है लुक फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट बच्चों ये ऐसी ट्रिक है कि जिससे आपको एक चीज अगर हो जाए क्लियर, आप सीधा ऑप्शन देख करके उसी पर क्लिक कर दोगे, चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। यानी कि फॉर्म करिए पेयर को और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट को देखिए, और इनके साथ में, इनको करने के बाद में आप ऑप्शंस के थ्रू वर्क द ऑप्शंस के साथ थोड़ा काम करिए। कौन से ऑप्शन में आपका दिया गया पार्ट, दिया गया पेयर फॉलो हो रहा है, ये देखने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ बच्चों कोशिश करिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की, एक एक ऑप्शन को हटाइए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रोनाउंस कहाँ पर हैं, क्योंकि प्रोनाउंस हमेशा तभी आते हैं जब उनके पहले उनका नाउन आ चुका हो। तो उनका नाउन ढूंढिए, तो उससे आपको ये करने में बड़ा आसानी होगी, पेयर बनाने में बड़ा इजी होगा। चलिए ढूंढते हैं प्रोनाउन। सीधा सीधा लिख दिया है दिस काइंड ऑफ लिक्विड नेशनलिज्म, इस तरह का लिक्विड नेशनलिज्म। लिक्विड नेशनलिज्म का मतलब होता है, जरूरी है नहीं कि कंट्री से या जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है उससे आप बिल्कुल बंध जाओ।
आप एक ग्लोबल सिटीजन रहो। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, या बहुत लैंग्वेज को लेकर के या बहुत रीजन को लेकर के, क्षेत्रीय जो आइडेंटिटी उसको लेकर के बहुत सीरियस होना, ठीक है? तो इन चीज़ों से जो आज़ाद हो, उस वैसे टाइप के राष्ट्रवाद को हम कहते हैं लिक्विड नेशनलिज्म। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो ये किसके लिए आया होगा? इन्होंने कहा कि इस तरह का राष्ट्रवाद। तो कौन से तरह का राष्ट्रवाद भैया, ये तो बताओ, किस तरह के राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो? तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, अगर आप ये देखिए कि लिखा हुआ है टैलेंट, या सीधा लिखा हुआ है टैलेंट कैन नो लॉन्गर बी कंस्ट्रेन्ड बाई ओल्ड नोशंस। पुराने जो नोशंस थे, पुरानी जो सोच थी, ओल्ड नेशंस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, रीजनल आइडेंटिटीज। बोला कि अब आजकल जो टैलेंट होता है वो सिर्फ राष्ट्र से या जाति से या भाषा से या क्षेत्र से सिर्फ उन्हीं के बंधनों में बंधा नहीं होता, वो किधर भी फ्लो हो सकता है। तो यानी इतना तो श्योर है कि ये जो ए है इसने बी के बाद ही आना है भैया, क्योंकि बी जो है वो इसी तरह के नेशनलिज्म की बात कर रहा है। तो पहले ये आ जाएगा तभी तो ये आ सकता है, तो बी के बाद ए आएगा, ये तो श्योर है। तो ये आपका दिखेगा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ऑप्शन को हटाने का, ऑप्शन आपका बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगा क्लियर कट। ठीक है, जैसे ये तो गया, ठीक है, इसमें ये ठीक है, बी के बाद ए आ रहा है, इसमें भी ठीक है, बी के बाद ए आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए बी के पहले आ, तो ये दो ऑप्शन तो गए हमारे। अब फिर से ये देखिएगा, दोज आइडेंटिटीज फिर से मिल गया हमको एक और, सॉरी दीज आइडेंटिटीज, ये इस तरह की आइडेंटिटीज, इस तरह की पहचान। फिर से सोचिएगा किस तरह की पहचान भैया, किस तरह की पहचान की बात कर रहे हो आप? तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कौन सी पहचान, क्षेत्रीय पहचान, भाषा की पहचान, कि भाई मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, तुम तमिल स्पीकिंग हो, ये मराठी स्पीकिंग, ऐसा ना हो। राष्ट्र से, जाति से जुड़ा हुआ, ऐसी पहचानों से हटना, ऐसी पहचानों से दूर होना। यानी बी के बाद डी भी आएगा। क्लियर हो रहा है? इधर ये देखिए, इस ऑप्शन में दो ही ऑप्शन बचे थे, बी के पहले डी आ रहा है, बाकी आपको पूरे को देखना ही नहीं है, सीधा यही एक है जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बी के बाद डी, बी के बाद ए, यही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए। ठीक है बच्चों, फिर से देखेगा, पेयर फॉर्म करिए, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट अभी इसमें हम लोगों ने देखा नहीं क्योंकि आवश्यकता ही नहीं हम लोगों को पड़ी, और ऑप्शंस के साथ में खेलिए थोड़ा सा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेट करिए, और आपका कभी ये गलत नहीं होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके बच्चों, क्या लिखा हुआ है? द ओलंपिक्स आर नॉट जस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स। ओलंपिक्स जो है वो सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, ओलंपिक खेल से बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसमें ओलंपिक के बारे में कुछ बोला गया, तो ऐसा लग रहा है ये कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। ओपनिंग स्टेटमेंट मतलब पहला स्टेटमेंट, क्योंकि अब इसी को इलेबोरेट किया होगा। देख लेते हैं। नेशंस एंड स्पोर्ट्स पर्सन टू ग्रेट प्राइड इन पार्टिसिपेटिंग इन द वंस इन 4 ईयर्स इवेंट। यानी कि ये जो 4 साल में एक बार होने वाली जो ये इवेंट है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए देश और देश के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत गर्व महसूस करते हैं। यानी कि ओलंपिक एक स्पोर्ट्स से ज़्यादा, ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो इसी स्टेटमेंट को और ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहा है। यानी ये ओपनिंग होगा तो ये इसके बाद फॉलो होगा। एक और कोई भी एक और चेक कर लेते हैं। द सेंस ऑफ हिस्ट्री एसोसिएटेड विद ओलंपिक्स हैज गिवन द गेम्स एन ऑरा दैट ड्वार्फ्स अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स इंक्लूडिंग वेरियस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। यानी कि जो सेंस ऑफ हिस्ट्री है इसके साथ, जो ओलंपिक की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जो ओलंपिक की हिस्ट्री है उससे क्या है, उसने एक अलग ऑरा दिया है इसको, एक अलग इसकी वाइब है, एक अलग इसकी फील है, जो कि दूसरी स्पोर्टिंग इवेंट्स को बौना साबित कर देती है। यानी ये भी इसी स्टेटमेंट को और ज़्यादा फोर्स ये दे रहा है कि भैया ओलंपिक सिर्फ एक खेल नहीं है, उससे बढ़कर है। तो क्लियरली हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो ए स्टेटमेंट है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट यानी ये पहला स्टेटमेंट होगा। ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें ए को पहला स्टेटमेंट बोला गया हो, इसमें दूसरा बोला है, इसमें तो लास्ट बोला है, इसमें भी लास्ट बोला है, तो कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए बच्चों? डी होना चाहिए। बहुत इजीली आप बिना सारे ऑप्शंस पे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मुझे इतना
वो लग रहा है, अदरवाइज मैं इसको देख करके लगता है ये ओपनिंग स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। अब इस बार आप वीडियो पॉज कीजिएगा और आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए ये मेथड आप अप्लाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो। जैसे इसमें अगर मैं देखो तो सीधा सीधा लग रहा है फ्रीडम इज एन इंटरनल क्वालिटी। फ्रीडम एक आंतरिक क्वालिटी है जो अंदर से आती है। तो ये मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लग रहा है, सीधा सी ओपनिंग स्टेटमेंट लग रहा है। तो मतलब मैं इन दोनों ऑप्शन को तो ऐसे हटा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक एक को देखिए। अगर आपको ये ओपनिंग मिल जाए तब तो बहुत अच्छा, वो देख कर लग जाता है। लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो आप ये समझिए, द वन हु इज फ्री फ्रॉम हिज इनर पैशन, वह जो अपने आंतरिक जो पैशन से जुनून है उनसे आज़ाद है। लुक्स फॉर सोल्यूशंस विद इन, अपने अंदर ही सोल्यूशंस को ढूंढता है। लिव्स अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट, वह इंडिपेंडेंट होता है और एक्शन को फॉलो। तो ये देखिए इसी को हो रही बात कि ये आंतरिक क्वालिटी है भैया। फ्रीडम आंतरिक क्वालिटी, तो ना अंदर देखो, ये भी अंदर ही देखने की बात कर रहा है। इजिली आप ये देख सकते हो इसके बाद ये फॉलो हो रहा है, सी के बाद ये फॉलो हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, वह जो ऐसा करता है, वह देखिए ही इज एबल टू रिप्लाई। तो ये ही कौन है भैया, ये तो आपको मिल गया प्रोनाउन। ही इज एबल टू रिप्लाई इंसल्ट्स विद साइलेंस, वो इंसल्ट जो बेइज्जती होती है उसको शांति से वो रिप्लाई करता है। नफरत को, गुस्से को प्यार से रिप्लाई करता है। ठीक है। तो ये इसी आदमी की हो रही बात। तो एक चीज और हमने श्योर कर ली कि जो जो हमारा डी है वो ए के बाद आएगा, ए डी एक साथ का पेयर होगा। तो ए डी का पेयर हमको देखिए इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, दो ही ऑप्शन हमने शेष छोड़े थे, दोनों में हमको नहीं मिल रहा, तो ये भी हट गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये। और अगर आप ये स्टेटमेंट देखो तो इसमें क्लियरली आपको मिला सी ओपनिंग स्टेटमेंट, ए के बाद डी फिर बी, क्योंकि बी में भी क्या है, प्रोनाउन, यानी ये भी किसी न किसी एक्शन की बात कर रहा है। यह एक्शन क्या, नफरत को प्यार से, बेइज्जती को साइलेंस से, जवाब देने की क्वालिटी, जवाब देने के एक्शन को। तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा मेथड। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। फिर से ओपनिंग स्टेटमेंट या प्रोनाउन ढूंढने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है दिस इज प्रिसाइजली व्हाट नासा डिड। नासा ने भी यही किया। क्या किया नासा ने, कोई एक्शन पहले ढूंढिए, क्या एक्शन किया नासा ने। तो लिखा हुआ अ डिटेल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शुड बी एबल टू रिवील, यानी कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। उससे ये चीज़ें निकल के आती हैं कि रिस्क क्या है और क्या रिस्क जो है वो बेनिफिट से ज़्यादा है या नहीं, या बेनिफिट रिस्क से ज़्यादा है या नहीं। अगर बेनिफिट रिस्क से ज़्यादा है तो वो काम कीजिए, अगर बेनिफिट कम है रिस्क ज़्यादा है तो मत कीजिए। यही काम है जो इसने किया होगा। किसने किया होगा, इन्होंने। अब देखिए यहाँ पर भी हो रही है रिस्क की बात, फिर इसके बाद यहाँ हो रही है रिस्क की बात। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये बी के बाद ये स्टेटमेंट आएगा कहीं, और ये ओपनिंग स्टेटमेंट लग रहा है। नो 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 स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडीवर कैन बी कम्प्लीटली सेफ, कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडीवर सेफ नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या है, एनालिसिस करो। यही नासा ने किया, क्योंकि जितना दूर ये होता तो ये बिल्कुल ऐसे ही फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, ओपनिंग स्टेटमेंट आपको ये मिल गया और आपको मालूम हो गया कि जो ये आपका बी है, अ डिटेल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये नासा ने किया। तो यानी कि बी के बाद में हमको सी मिलना चाहिए और ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये क्या है, ओपनिंग स्टेटमेंट सिर्फ हमको एक ही में मिल रहा है ये, और बी सी भी हमको मिल रहा है डी। ठीक है। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। बाकी की जो बैचेस हैं उनको भी सॉल्यूशंस बच्चों प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन मिला है, प्रॉबेबली कल कोशिश की जाएगी कि आपको मैथ्स का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट गाइज, जो रिसोर्सेज हैं जितना हम लोगों से हो पा रहा है वी आर डूइंग इट, एंड वी आर डूइंग इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज एट द मोमेंट, बिकॉज आई नो आप भी अपने घरों पर हो गाइज। सिर्फ एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन, होप और रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए खूब सारा। ठीक है, मेहनत करिए। वी विल डू व्हाट वी कैन। अगली वीडियो तक के लिए सभी को मेरी ओर से टाटा, बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे। थोड़ा सा स्माइल रखो फेस पे, लेट मी ड्रॉ इट, ओके। स्टे हैप्पी गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।